तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको IR रीजन भी कहा जाता है। इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनता है वाइब्रेशन का, तो अगर बात करें तो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच में ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा बनता है। जैसे मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आपने पढ़ा था रोटेशन की वजह से बनता है, वैसे वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से बनता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो वही वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो वही हमारा क्या देते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल का होता है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का होता है। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट एटम हो। मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम होते हैं, तो अगर एक H है एक Cl है तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, एक H है एक F है तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। यानी मॉलिक्यूल में दोनों एटम जो हो वो डिफरेंट हो, हेट्रोन्यूक्लियर हो। ऐसे ही मॉलिक्यूल हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। क्लियर है, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे HCl का एग्जांपल लेंगे तो H प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट है, यहाँ पे क्या है, सेपरेट है बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल। और इनका जो मोमेंट होता है उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जब हमारा रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होगा, रेडिएशन का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब ये इससे इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्ट करने की वजह से ही हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इससे इंटरैक्ट ही नहीं करेगा और हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2O2 N2, जिनका डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होता है, तो इनका हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट ही नहीं करते, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डाइपोल मोमेंट है तो प्लस माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी इंटरैक्शन होता है, तभी एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल को हमने क्या माना है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, तो ये वाइब्रेट करता है और इसका डाइपोल मोमेंट भी है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होता है तो ये हायर एनर्जी में पहुंच जाता है, फिर इंसिडेंट होता है तो और हायर एनर्जी में पहुंच जाता है, फिर और हायर एनर्जी में। इस तरीके से ट्रांजिशन होने की वजह से हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रा को इतना ज़्यादा पढ़ते क्यों हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि हम लोग स्पेक्ट्रा को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमें फिंगरप्रिंट देता है, मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि किसी इंसान के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके फिंगरप्रिंट चाहिए, उसका थंब इम्प्रेशन चाहिए, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रा देते हैं। जैसे HCl है तो उसका स्पेक्ट्रा कुछ अलग तरीके का होगा, HF होगा तो उसका स्पेक्ट्रा अलग तरीके का होगा। तो हम उसके स्पेक्ट्रा से ही बता सकते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल इस तरीके का है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो लाखों तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, तो सबको पहचानना डिफिकल्ट है। तो उसके स्पेक्ट्रा को अगर हम स्टडी करें तो हम बता सकते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है। तो उनका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। तो इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रा को इतना ज़्यादा। अब हम लोग यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एनर्जी कितनी है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी में तो ट्रांजिशन हो रहा है। भाई लो एनर्जी थी तो हायर एनर्जी में गया रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, फिर और हायर एनर्जी में गया। तो जब तक एनर्जी ही नहीं पता होगी, इसका कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तब तक हम स्पेक्ट्रा के बारे में कहाँ से बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था, किसको, मॉलिक्यूल को। और क्यों माना था ये भी बता देता हूँ। देखिए मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो कुछ ये स्प्रिंग की तरह हो गया ना, स्प्रिंग भी तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने मान लिया था। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमने माना था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक कंपैरिजन ऑफ एन ऑब्जर्व नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। देखिए जो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो हमें मिला था उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमने मान के कैलकुलेशन किया था उसमें डिसएग्रीमेंट था। उसमें क्या था, डिसएग्रीमेंट था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था और हार्मोनिक ऑसिलेटर से एनर्जी वगैरह की कैलकुलेशन की थी, स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया था। और एक हम करते हैं प्रैक्टिकल से भी हमने डिफाइन किया। तो प्रैक्टिकल वाला जो हमने सॉल्व किया था उससे मैच नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को लाना पड़ा। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को लाना पड़ा। पिछले वीडियो में जो हमने किया था तो उसमें हमें केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी जो कि मोस्ट इंटेंस थी। कैसी थी, मोस्ट इंटेंस थी, और उसकी जो हमारी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा थी। तो ये हमें पिछले वीडियोस में मिला था और ये हम जानते भी हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमें ऐसे मिला था।
लेकिन एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमें मोस्ट इंटेंस बैंड के अलावा कुछ हमें और भी बैंड मिलते हैं जो कि लेस होते हैं। जो कि लेस होते हैं मतलब क्या, इतने ज़्यादा ये मतलब इंटेंस नहीं होते हैं, ये मोस्ट इंटेंस होता है। और कुछ हमें लेस बैंड भी मिलते हैं यहाँ पे जो कि ऑब्जर्व होते हैं प्रैक्टिकल केस में। और हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर को, जब हमने मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था तो उसमें नहीं ऑब्जर्व हुआ था। तो हम ये हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला मॉडल से आगे बढ़ के अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को पढ़ेंगे और इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्यों माना गया इसको आप समझिए। देखिए, हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे परफेक्ट वाइब्रेशन हो, कंप्रेस हो, परफेक्टली 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 इलास्टिक आप कह सकते हैं, परफेक्टली क्या हो, इलास्टिक हो इस तरीके से। लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर इस पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ती जाती है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ती जाती है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एनर्जी तो क्या होता है कि इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये कहाँ से परफेक्टली इलास्टिक हुआ, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ। तो इसीलिए हम मानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। मतलब कुछ केस में तो ये वाइब्रेट कर रहा है प्रॉपर, लेकिन कुछ केस में नहीं कर रहा है, तो उसको हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हमारा डिसएग्रीमेंट था हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसीलिए हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर से हमें क्या मिलता था, सिंगल बैंड मिलता था ओमेगा वेव नंबर पे, जो कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिला कि भाई ओमेगा जो हमारा था उसके अलावा हमें कुछ वीक नंबर ऑफ बैंड्स भी मिले जिसको हम ओवर टोन्स कहते हैं, जो कि हमें ओमेगा पे मिलना चाहिए तो 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा पे मिलना चाहिए, लेकिन ये 2 ओमेगा 3 ओमेगा नहीं मिलता है, 2 ओमेगा से थोड़ा कम पे ही मिलता है, 3 ओमेगा से थोड़ा कम पे ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमें मिला। तो ये क्यों मिला इसी को अब हम समझने वाले हैं। और हमने क्या जाना था कि भाई हमारा जो इंडिकेट था वो सिलेक्शन रूल क्या था, +-1 था, ये भी हमारा फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे ट्रांजिशन जो होंगे वो डेल्टा न्यू जो होंगे >1 भी हो सकते हैं, +-1 भी होगा। ये सब कैसे समझ में आएगा आपको आगे समझ में आएगा, हम लोग यहाँ समझते हैं, डोंट वरी, पूरा वीडियो देखिए समझ में आएगा। ठीक है, this in turn is attributed to the fact that the dipole moment of the molecule is not strictly linear with respect to the internuclear displacement. This is expected as electrical anharmonicity. देखिए, अब ये कुछ जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ दिक्कत हुई थी, हमने जो मानी थी उसमें दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुई थी कि हम माने थे कि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है वो पूरी तरीके से लीनियर है, लेकिन जबकि जब हमारा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है ही नहीं तो ये पूरी तरीके से ये लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी का केस आ गया, जिसके वजह से हम ये सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं बैंड को। ये हमने पहला रीज़न समझा। ठीक है, अब और रीज़न को समझते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट द ओवरटोन अपीयर नॉट एग्जैक्टली एट 2 ओमेगा 3 ओमेगा। हमारे जो ओवरटोन है वो 2 ओमेगा 3 ओमेगा पे नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, बल्कि 2 ओमेगा से थोड़े कम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस नहीं है बट कन्वर्ज स्लोली। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो होता है एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल किसका है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल है, एनर्जी लेवल जो है इक्वल है, सब में बराबर है एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये एन हार्मोनिक में देखिए लोअर एनर्जी लेवल तो इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं। हायर एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, तो भाई ट्रांजिशन होगा, जब इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगे तो ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन भी कम दूरी पे बनेगा ना। इसमें तो बराबर दूरी पे बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, कम दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है सेकंड केस कि हमारा इक्वली स्पेस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कन्वर्ज करता है स्लोली। अभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एक्चुअल मॉलिक्यूल द पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक हम उसका एनर्जी नहीं बता पाएंगे, तब तक और ज़्यादा कैलकुलेशन को हम नहीं कर पाएंगे। तो अब चलिए मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हार्मोनिक नहीं होगी। ठीक है, मान लिया हार्मोनिक नहीं होगी। हार्मोनिक होता था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, VR इज इक्वल टू क्या होता था, 1/2 KR-RE का स्क्वायर ये होता था, या 1/2 KX², जो मन करे वो लिख दीजिए। ठीक है, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी जब हार्मोनिक होता था। लेकिन हार्मोनिक नहीं है तो हम जानते हैं टेलर सीरीज, किसी भी फंक्शन को हम टेलर सीरीज से एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि sin x हो गया, cos x हो गया। तो वैसे हम VR पोटेंशियल को भी टेलर सीरीज से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक्सपैंड करेंगे तो हमें टेलर सीरीज से क्या पता है कि किस पॉइंट पे कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या है, RE, मतलब RE से ये हमारा जो स्प्रिंग है वो घटता बढ़ता है। यहाँ पे RE मान लेते हैं, तो ये RE से ऐसे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो RE इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो वी आर इज इक्वल टू वी ऑफ आर ई प्लस 1/1 डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू आर ई आर माइनस आर ई प्लस 1/2 डेल 2 वी बाई डेल स्क्वायर डेल आर इज इक्वल टू आर ई आर माइनस आर ई का स्क्वायर। ये टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज मैथ में हमने पढ़ी हुई है। प्लस 1/3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा 1/4 ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हमारे इतना बड़ा आता है। केवल 1/2 के आर माइनस आर ई स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। ये हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था, लेकिन इतना बड़ा टर्म होता है। हम बाकी टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में, लेकिन ये हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो अब हमारा टर्म क्या हो जाएगा, देखिए वी ऑफ ये आर ई जो है ये हमारा जीरो के इक्वल हो, ये हमारा कांस्टेंट होता है वी ऑफ आर ई, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल को। तो कांस्टेंट को आप ऐड करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट केवल हमारी वैल्यू को क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। और ये 1/1 डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू आर ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि ये हमारा आर इज इक्वल टू आर ई क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा पे डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, मैथ में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सेकंड टर्म हमारा जीरो के इक्वल हो गया। तो थर्ड टर्म को हम उतार देंगे 1/2 डेल 2 वी बाई डेल आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर ई आर माइनस आर ई का होल स्क्वायर। और ये हम इस वाले टर्म को भी उतार देंगे, तो ये वाला टर्म भी हमारा उतर गया, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से आ गया। तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सारे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, छोटा करके एफ मान लेते हैं। तो एफ मान लिया, एफ आर माइनस आर ई प्लस इन सारे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हो, तो जी मान लिया। तो यहाँ पे आर माइनस आर ई जो है वो एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि 1/2 के आर माइनस आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्यूब है तो एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी एफ से। भाई जितना ज़्यादा आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू कम होगी, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट कर देते थे हार्मोनिक के केस में, इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्योंकि वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है तो हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ये टर्म को हमने लिया, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया है। हमारा पोटेंशियल एनर्जी केवल 1/2 के एक्स स्क्वायर नहीं होता है, उसमें क्यूबिक टर्म भी लेते हैं, कुछ लोग पावर 4 वाला टर्म भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यूबिक ले लिया, इनफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल वाले टर्म को श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करते हैं, पर्टर्बेशन मेथड वगैरह लगा के अपनी एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, और वही हमारा मेन है। तो एनर्जी की वैल्यू हमारी ये आ जाती है, ठीक है। ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये आती है, ई ऑफ न्यू इज इक्वल टू एच सी ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ माइनस एच सी ओमेगा ई, यहाँ पे काई ई न्यू प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, ये जो पहला टर्म है आपका, ये वाला फर्स्ट टर्म, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में होता था, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। और ये वाला टर्म जो है ये हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा इलास्टिक नहीं है। तो ये हमारे बॉन्ड के जो डिसोसिएशन होता है उसको डिफाइन करता है, एच सी ओमेगा ई काई ई न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर। तो ये इसको डिफाइन करता है। अब ये एनर्जी जो है हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं वेव नंबर के टर्म में, क्योंकि हमारा जो रीडिंग होता है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो रीडिंग हमारा वेव नंबर के टर्म में। तो वेव नंबर के टर्म में लाने के लिए हम एच सी से डिवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी हमारा जो हो गया वो अब वेव नंबर के टर्म में होगा, इसलिए हम इसको जी न्यू लिख देते हैं। और यहाँ पे एस सी से डिवाइड करेंगे तो एस सी गायब हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स सी गायब हो जाएगा। और ये हमारा मेन इक्वेशन है भाई, ये हमारा क्या है, मेन इक्वेशन है, जी ऑफ न्यू इज इक्वल टू ओमेगा ई। अब ये ओमेगा ई क्या है, ये ओमेगा ई जो है वो हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती है। इसको आप याद रखिएगा, इसको मैं बता भी चुका हूँ। ये इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। तो ये होता है, इसको आप ध्यान में दीजिए। ये पहला टर्म जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है, और ये जो डिफाइन करता है वो हमारे वाइब्रेशन को डिफाइन कर रहा है कि वाइब्रेशन जो है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारा ओमेगा ई जो है वो वेव नंबर स्पेसिंग है एनर्जी लेवल का, वेव नंबर स्पेसिंग या क्लासिकल हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी का तो वेव नंबर हमें मिलता है। भाई जितनी फ्रीक्वेंसी की आप दे रहे हैं उतने का ही तो वेव नंबर, उतने का तो वेव नंबर मिलेगा। दैट वुड अकर इफ द पोटेंशियल कर्व वर ए पैराबोला। ये वाला हमारा फर्स्ट वाला टर्म मिलता था जब हमारा पैराबोला होता था, लेकिन पैराबोला नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा पैराबोला की तरह नहीं है। देखिए पैराबोला नहीं, यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया है, ठीक है। तो ओमेगा ई क्या है, और ये ओमेगा ई, ये काई ई क्या है, ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है जो कि बहुत स्मॉलर होगा इस वैल्यू से। भाई ये वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा डोमिनेंट है, ये वाली कम डोमिनेंट है, लेकिन इसको हम इंक्लूड करेंगे तभी हम स्पेक्ट्रा को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो ये हमने जान लिया। केवल काई को अगर बात करें तो काई को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया है इन सारी चीज़ों को। अब हम इनके
एनर्जी लेवल को देखते हैं। तो एनर्जी लेवल देखिए इसका आप बनाएंगे तो शुरुआत में तो इक्वली स्पेस्ड आएगा। जैसे न्यू की वैल्यू आप देखिए, न्यू जो है हमारा वो हमारा क्वांटम नंबर होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। न्यू इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे आप पुट करिए। तो न्यू इज इक्वल टू 0 1 2 अगर आप पुट करेंगे तो आपको इक्वल एनर्जी लेवल का शुरू में मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप न्यू की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला टर्म भी डोमिनेट होता जाएगा। तो जिससे आपके हायर एनर्जी लेवल जो होंगे वो पास पास हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पास पास। अगर सिर्फ यही वाला टर्म होता तो सारे इक्वल एनर्जी लेवल होते, ठीक है। लेकिन ये वाला टर्म भी है तो यहाँ पे भी न्यू की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो हायर एनर्जी लेवल होगा वो पास पास होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एनर्जी लेवल जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होता। कैसा नहीं होता? इक्विडिस्टेंट नहीं होता। और हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्विडिस्टेंट होता था। यहाँ पे सेपरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है स्लोली विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर न्यू। क्वांटम नंबर न्यू को बढ़ाने से आपका जो सेपरेशन होगा वो डिक्रीज कर रहेगा, यानी पास पास आता जाएगा। एक टाइम आएगा कि अब बहुत ज़्यादा अगर ये न्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारा इतना पास पास आ जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऊपर। अभी डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग सेपरेट है, लेकिन एक टाइम बाद जब इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे न्यू की वैल्यू तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ट्रांजिशन होगा, ये लोअर एनर्जी में मॉलिक्यूल है, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी में पहुंच गया, ये सब अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा डायग्राम है तो अब इसको सेपरेट हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये एनर्जी लेवल मैंने बना दी है, न्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3, जैसे इसमें है न्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने बनाई है। आप देखिए कि 0 1 2 यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ वहाँ स्पेस क्या हो रहा है? पास पास आ जा रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल जो होता है वो +-1 होता था हमारा हार्मोनिक में, लेकिन यहाँ पे +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट सिलेक्शन रूल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि डिफाइन करना है हमें क्या? अपने स्पेक्ट्रा को। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं आपका लोअर एनर्जी में है, न्यू इज इक्वल टू 0 में है, तो इसने एब्जॉर्व किया, ये हमारा 1 में पहुंच गया। अब अगर इसने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व किया तो ये 2 में भी जा सकता है, और ज़्यादा की एब्जॉर्व किया तो 3 में भी जा सकता है, और ज़्यादा किया तो 4 में भी जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे जानी। अब देखिए 0 से 1 के बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे आपको जो 0 से 1 के बीच में मिलता है ये हमारा जो होता है ये फंडामेंटल बैंड होता है, और ये मोस्ट इंटेंस बैंड होता है। कैसा होता है? मोस्ट इंटेंस बैंड जो होता है वो हमारा फंडामेंटल बैंड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि मोस्ट इंटेंस बैंड कौन सा होता है? फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड का ट्रांजिशन क्या होता है? 0 से 1, न्यू इज इक्वल टू 0 क्वांटम नंबर से 1 में ट्रांजिशन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब जो हमारा 0 से 2 में होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन किस में होता है? 0 से 2 में। न्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 से 2 में, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन 0 से 3 में। थर्ड ओवरटोन आपका ऐसे हो जाएगा, 0 से 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा? फंडामेंटल बैंड 0 से 1 में, फर्स्ट ओवरटोन 0 से 2 में, सेकेंड ओवरटोन 0 से 3 में, और थर्ड ओवरटोन 0 से 4 में। फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ये ओवरटोन जो होते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है ये हमारा फंडामेंटल वाला। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब एक चीज़ और होता है हॉट बैंड। हॉट बैंड भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हॉट बैंड क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड लेवल में नहीं है, वो हमारा मान लेते हैं कि पहले एनर्जी लेवल पे है, 1 पे है, 1 पे है, तो इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करी, मान लेते हैं कोई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हुई और इसने एब्जॉर्ब करके ये 2 पे पहुंच गया। तो इस वाले ट्रांजिशन को, 1 से 2 वाले ट्रांजिशन को हम जो कहते हैं वो कहते हैं हॉट बैंड। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हॉट बैंड भी। और हॉट बैंड भी आपको याद रखना है, फंडामेंटल बैंड भी याद रखना है। फंडामेंटल बैंड 0 से 1 के बीच का होता है, हॉट बैंड 1 से 2 के बीच का होता है। इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? इंटेंसिटी हमारा फंडामेंटल बैंड का ज़्यादा होगा, हॉट बैंड का कम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है IFB, मतलब फंडामेंटल बैंड इज ग्रेटर देन हॉट बैंड। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जाती है, जिसको आप भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये भी हम समझ चुके हैं। अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई 0 से 1 में हो रहा है तो आप हायर में से लोअर को घटा देते हैं, तो वो सब तो आप कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर कैसे मिलेगा? आप इसमें हायर में से लोअर को घटा दीजिए। तो हम पहले जनरल केस लेते हैं। जनरल केस क्या कि न्यू से न्यू प्लस 1 में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 में भी जा सकता है, लेकिन जनरल केस क्या मान लेते हैं कि न्यू से न्यू प्लस 1 में, हमें नहीं पता कि वो 0 में, 1 में, 2 में, तो जनरल केस लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो हमारा क्वांटम नंबर न्यू से न्यू प्लस 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? G ऑफ न्यू, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस 1 माइनस G ऑफ न्यू इज इक्वल टू न्यू।
तो न्यू प्लस वन में से न्यू को आप घटा दीजिए। अब जी ऑफ न्यू को आप जानते हैं, जी ऑफ न्यू की मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, बड़ी सी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, इस वैल्यू को मैंने लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी बाद में डायग्राम वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाता है देखते हैं। तो जहाँ पे न्यू है वहाँ पे न्यू प्लस वन पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हमारा जी न्यू का फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें न्यू के जगह पे न्यू प्लस वन पुट कर देना है। तो हम ओमेगा ई को ओमेगा ई लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट न्यू के जगह पे न्यू प्लस वन लिखेंगे। तो यहाँ पे न्यू प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा, न्यू प्लस थ्री बाई टू। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद में अगला टर्म क्या है इसका, इसी वाले पहले वाले का न्यू ई और यहाँ पे काई ई, और यहाँ पे न्यू प्लस वन बाई टू है और हम न्यू के जगह पे न्यू प्लस वन रखने वाले हैं, तो न्यू प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, और जी ऑफ न्यू, तो न्यू ही वाला टर्म लिखना है, तो यही उतार दीजिए आप, यही वाला उतार दीजिए आप। तो हमारा हो जाएगा ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ, और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट खुलेगा, तो ये वाला टर्म जो हमारा सेकंड वाला होगा वो प्लस में आ जाएगा, प्लस ओमेगा ई काई न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, माइनस कर देते हैं फटाक से। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्लस थ्री बाई टू और न्यू प्लस हाफ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वन बाई टू में से थ्री बाई टू में से वन बाई टू जाएगा, तो वन ही बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा ई, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ई, और न्यू से न्यू कैंसिल ही हो जाएगा भाई, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई टू में से वन बाई टू गया तो वन आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ओमेगा ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ई। फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ओमेगा ई का ई माइनस में कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट में न्यू प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई का ई, और यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी न्यू प्लस थ्री बाई टू एंड प्लस न्यू प्लस हाफ, ए प्लस बी ये हो गया, ए माइनस बी यानी न्यू प्लस थ्री बाई टू और माइनस न्यू माइनस वन बाई टू। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इसे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई का ई, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा टू न्यू प्लस टू। क्या मिल जाएगा, टू न्यू प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे न्यू और न्यू क्या हो जाएगा, टू न्यू, थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू टू हो जाएगा, और ये वाला न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू यानी वन, वन से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओमेगा ई को कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा ई को कॉमन लेने पे हमारा वन माइनस टू काई, और यहाँ पे टू कॉमन ले लिया तो टू काई न्यू प्लस वन। तो ये हमारा आ गया जनरल केस। अब हम लोग जनरल केस तो समझ ही चुके हैं, आपको एग्जाम में ये भी लिखना होगा, लेकिन अब फंडामेंटल बैंड ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको देखते हैं, फंडामेंटल बैंड ये सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल बैंड जीरो से वन के बीच का ट्रांजिशन होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो जी न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू वन से न्यू इज इक्वल टू जीरो पे करना है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप फार्मूला देखिए, फार्मूले में न्यू के जगह पे वन रख दीजिए, तो वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू यानी थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू ओमेगा ई, और यहाँ पे भी आप रख दीजिए तो वन प्लस वन बाई टू यानी थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू का स्क्वायर नाइन बाई फोर, तो नाइन बाई फोर ओमेगा ई का ई। ये आपने रख दिया फर्स्ट वाले टर्म को यहाँ तक। अब उसके बाद में ये वाले टर्म को रखते हैं न्यू के जगह पे जीरो, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वन बाई टू ही बचेगा, तो वन बाई टू ओमेगा ई। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो ये वाला सेकंड टर्म प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो यहाँ पे वन बाई, ये जीरो रख दिया आपने, तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर ओमेगा ई का ई। इसको सॉल्व करते हैं तो थ्री बाई टू में से वन बाई टू गया तो ओमेगा ई बचेगा, और नाइन बाई फोर में से वन बाई फोर जाएगा तो टू ओमेगा ई का ई बचेगा। ये हमारा फंडामेंटल बैंड का हमारा स्पेक्ट्रल टर्म है। स्पेक्ट्रल टर्म याद रखिएगा फंडामेंटल बैंड का, याद क्या समझ भी लीजिए, ये चीज़ आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो फंडामेंटल बैंड हम समझ चुके हैं, फर्स्ट ओवरटोन समझेंगे। फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ओवरटोन में आपका क्या होता है, जीरो से टू पे जाता है। फंडामेंटल में जीरो से वन पे जाता है, फर्स्ट में जीरो से टू। इसको भी देख लेते हैं, तो ये जीरो से टू के बीच में होगा, तो न्यू इज इक्वल टू टू माइनस न्यू इज इक्वल टू जीरो। अब न्यू इज इक्वल टू टू से न्यू इज इक्वल टू जीरो का करते हैं, यहाँ पे जल्दी से पुट करते हैं। टू रखेंगे तो टू का फाइव बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में फाइव बाई टू ओमेगा ई माइनस, यहाँ पे भी टू रखेंगे तो टू प्लस वन बाई टू, फाइव बाई टू का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई फोर ओमेगा ई का ई। ठीक है, फिर उसके बाद अब जीरो वाले को रखते हैं, तो जीरो वाले में वन बाई टू ई ओमेगा ई हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर ओमेगा ई का ई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फाइव बाई टू में से वन बाई टू टू ओमेगा ई बचेगा, और ट्वेंटी फाइव बाई फोर में से वन बाई फोर जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ट्वेंटी फोर बाई फोर मिलेगा, जिसको डिवाइड करने पे सिक्स ओमेगा ई का ई मिलता है। यहाँ पे टू ओमेगा ई को कॉमन लेके तो वन माइनस थ्री का ई मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन का है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड ओवरटोन का सिमिलरली आप थ्री से जीरो को माइनस करेंगे, यहाँ पे थ्री पुट करके जीरो से करेंगे तो आपका थ्री ओमेगा ई वन माइनस फोर का ई आ जाएगा। अब हॉट बैंड का भी हम लोग देख लेते हैं, हॉट बैंड का कैसे होगा।
हॉट बैंड का जो ट्रांजिशन होता था वो किससे होता था, 1 से लेके 2 में, 1 से 2 में होता था ट्रांजिशन। तो उसका देख लेते हैं। तो जी न्यू इज इक्वल टू 2 माइनस जी न्यू इज इक्वल टू 1, इसको देख लेते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 2 आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 ओमेगा, यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, और ओमेगा ई का ई, और यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू 1 का हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हो, तो माइनस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं तो हमारा 5/2 में से 3/2 जाएगा तो ओमेगा ई आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4 ओमेगा ई का ई आ जाएगा। तो ये हॉट बैंड का हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसका बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल हो जाएगा वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हमारा मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो कब ब्रेक करेगा, जब बहुत ज़्यादा आपका क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा तो हमारा मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यू, यानी जो हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उस पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो अब हमने जो निकाला था वो हमारे काम आ रहा है। क्या हमने निकाला था, जो इक्वेशन निकाला था, तो इक्वेशन हमारा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है न्यू ऑफ न्यू, न्यू से लेकर न्यू प्लस 1 के बराबर जो था वो 0 के इक्वल कर देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू को आपको 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो निकाला था वो ओमेगा ई 1 माइनस 2 का ई न्यू प्लस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करने से ये वाला टर्म हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 2 का ई न्यू प्लस 1, और इसको सॉल्व करके डिनोमीटर में भेजिए तो न्यू प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। न्यू मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो न्यू मैक्स लिख दीजिए 1/2 का ई -1। तो ये हमारा आ गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यू, जिस पे हमारा बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जिस वैल्यू पे हमारा बॉन्ड ब्रेक करता है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।